बच्चों स्थायी ऊतक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे घास तथा बांस की लंबाई में तीव्र वृद्धि के लिए अंतर्वेशी विभज्यतक उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, शीर्षस्थ जो विभज्यतक है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। कौन जिम्मेदार होगा? अंतर्वेशित विभज्यतक। तो शीर्षस्थ विभज्यतक कोशिकाएं विषाणु मुक्त होती हैं, यानी कि यहाँ इनमें वायरस नहीं होता है जो शीर्षस्थ विभज्यतक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की पादपों में विभेदी स्थायी ऊतकों से पुनः अविभेदित विभज्यतकी कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। ये प्रक्रिया निर्विभेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्विभेदन कहलाती है। और कॉर्क का निर्माण इसी प्रकार बनने वाली कॉर्क एधा से होता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा हो रही है? अविभेदित विभज्यतक कोशिकाओं से होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक क्या क्या होते हैं बच्चों? देखते हैं हम लोग कि विभज्यतक ही विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतक को जन्म देता है। यानी जो विभज्यतक होते हैं टिश्यूज़, वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों को बनाते हैं। विभज्यतक से क्या होगा? विभाजन होगा, यानी विभेदन होगा। उससे फिर क्या होगा? सरल स्थायी ऊतक बनेंगे या फिर जटिल स्थायी ऊतक बनेंगे। तो विभज्यतक द्वारा निर्मित कुछ कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं तथा किसी कार्य विशेष को संपन्न करने हेतु विशिष्टीकृत हो जाती हैं। यानी कि उनके अंदर जो है विभाजन नहीं हो पाता है और पहले विभाजन के थ्रू ऐसे संरचना का निर्माण कर देती हैं जो केवल एक विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के इस विशिष्टीकरण या विभेदन से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। कोशिकाओं के स्थायी रूप, आकृति, आकार व कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि वो जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। तो जीवित कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली तथा उनका कोशिका द्रव्य रिक्तिकामय होता है, यानी कि उनके अंदर जो जीवित कोशिकाएं होंगी इनके अंदर पतला कोशिका भित्ति होगी तथा उनके अंदर जो जीव द्रव्य होगा यानी कोशिका द्रव्य होगा वो रिक्तिकामय होगा, यानी कि उनके अंदर रिक्तिका होगी। मृत कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसी विशिष्ट रसायन के जमाव के कारण अत्यधिक स्थूलित व अपारगम्य होती है, यानी कि मृत कोशिकाओं के चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार का रसायन जो है वो निकाल के रख लेते हैं और वो जम जाता है उनके चारों तरफ, और इससे क्या होता है? वो अपारगम्य बन जाते हैं और स्थूलित हो जाती हैं। इनमें जीव द्रव्य का अभाव होता है और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों इनकी जो परिभाषा है जो स्थायी ऊतक हैं कि विभज्यतक द्वारा निर्मित ऐसी जीवित और मृत कोशिकाओं के समूह जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी हों तथा जो किसी कार्य विशेष को संपादित करने हेतु विभेदीकृत होकर पादप में विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। यानी कि विभज्यतक ऊतकों से एक जो जीवित कोशिकाएं बने या मृत कोशिकाएं बने विभाजन के थ्रू, और वो विभाजन की जो क्षमता होती है वो खो देते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों कि एक विशेष प्रकार की जो कार्य है वो संपादित करते हैं, और किसके द्वारा ये करेंगे? विभेदीकरण के द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि स्थायी ऊतक के लक्षण क्या हैं। तो स्थायी ऊतक के जो लक्षण हैं बच्चों वो इस प्रकार हैं कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत व सजीव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली होती हैं, यानी कि जीवित कोशिकाओं में होती है, तथा मोटी यानी मृत कोशिकाओं में मोटी होती हैं। कोशिका भित्ति से घिरी होती है, यानी कि जो जीवित कोशिकाएं होंगी इसके अंदर जो होगी कोशिका भित्ति ये पतली होगी, और जो मोटी होंगी वो किसके अंदर होंगी? ये मृत कोशिकाओं के अंदर होंगी। ठीक, इसकी कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी रूप या आकार ले लेती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी होती है, यानी स्थायी ऊतकों में बहुत बड़ी रसधानी पाई जाएगी, लेकिन उधर विभज्यतक में नहीं होती हैं। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में क्या होगा? एक अंतरा कोशिका स्थान होगा। ठीक, और या फिर
या अनुपस्थित होते हैं, या तो होगी ये जगह या नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं बच्चों स्थायी ऊतक के प्रकार कौन से होते हैं। तो स्थायी ऊतक के जो प्रकार हैं वो 3 मूलभूत प्रकार होते हैं। सरल ऊतक होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, सरल ऊतक को हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि इनमें केवल एक ही तरीके की कोशिकाएं बनी होंगी, अर्थात इनकी सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं। सरल ऊतक पुनः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है, जो पैरेन्काइमा होता है, ठीक, दूसरा होता है बच्चों क्लोरेन्काइमा होता है, दूसरा और तीसरा होता है एरेन्काइमा, ठीक, नहीं सॉरी, जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा को फिर हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा तथा ताराकाय ऊतक कहते हैं। ठीक, और जो दूसरा ऊतक होता है वो है कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरेन्काइमा जो है वो क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मृदुतक। ये सबसे सरल व अविशिष्ट पादप ऊतक होते हैं। ये ऊतक प्रायः समव्यासी होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार अथवा बहुमुखी भी हो सकते हैं, और इनकी जो झिल्ली होती है बच्चों वो पतली भित्ति वाली तथा जीवित कोशिकाओं का ये समूह होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है कि जब आप इसका अनुप्रस्थ काटेंगे किसी भी पेड़ का या पौधे का, तो उसमें क्या पाया जाएगा कि ये जो रिक्तिकाएं हैं, इसमें देखिए अंतराकोशिकीय अब जो जगह है, फिर बीच में केंद्रक पाया जा रहा है ना, रिक्तिका है। ठीक, तो देखते हैं आगे कि इसकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी विकसित होता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी होती है, देखिए बड़ी रसधानी दिखाई दे रही है इसमें, यानी कि ये जो रिक्तिका है लिखा हुआ है ना, ये रसधानी भी तो इसको कहते हैं। ठीक, सामान्यतः बच्चों जो पैरेन्काइमा होता है या फिर इसको कहते हैं मृदुतक कह रहे हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है बच्चों क्लोरेन्काइमा। इस प्रकार के मृदुतकों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, यानी कि ये जो क्लोरेन्काइमा होगा इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतकों की मृदुतक कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थान अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तब ये ऊतक में वायु कोष्ठ बना लेते हैं तथा ऊतक स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं, यानी कि इनमें हवा भरी होती है। ये ऊतक जल में पाए जाने वाले पादपों में प्रमुखता से पाए जाते हैं तथा श्वसन एवं प्लवन में सहायक होते हैं, यानी कि ऐसे ये जो क्या कहते हैं कि पौधे होंगे जिनके अंदर जो जो क्या कहते हैं जल में पाए जाएंगे, तो उनको तैरने में मदद करते हैं। कौन? ये एरेन्काइमा। नेक्स्ट है बच्चों ताराकाय ऊतक। तो ताराकाय ऊतक को स्टीलेड ऊतक भी कहते हैं या फिर टिश्यू कहेंगे। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में अनेक लंबे प्रवर्ध होने के कारण ये आकृति में तारे की तरह दिखाई देती हैं। कैसे दिखाएंगे? तारे की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, इन ऊतकों में वायु कोष्ठों की संख्या भी नियमित हो जाती है। कैसी होगी? नियमित हो जाएगी। ठीक, ये ऊतक केले की पत्ती के वृत्त व एवं अनेक जलीय पादपों में पाए जाएंगे, यानी कि कहाँ पाए जा रहे हैं? या तो केले की पत्ती में पाए जा रहे हैं या फिर अनेक दूसरे जो जलीय पौधे हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक, अब बच्चों इनका कार्य देख लेते हैं हम लोग। तो जो पैरेन्काइमा है, इसका पहला कार्य है, इसका मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थों को संचित रखना है। जल तथा खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? मंड, प्रोटीन तथा वसा। दूसरा है बच्चों हरित लवक उपस्थित होने पर ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य निर्माण करते हैं, यानी कि ये खाद्य पदार्थ का निर्माण करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट है जलीय पादपों में प्लवन व श्वसन में सहायता देते। प्लवन यानी कि तैरने का काम करते हैं पैरेन्काइमा, और श्वसन में भी काम करते हैं। फिर मौसल तनों और पत्तियों में मृदुतक कोशिकाओं में श्लेष्मक जल अथवा रबर शीर एकत्र रहता है,
जैसे नागफनी है और घिक्वार यानी कि एलोरा। तो इनमें क्या होगा, इनकी जो तने होंगी मांसल होंगी, ठीक है। दूसरा है विभाजन क्षमता के लौटने पर ये द्वितीयक वृद्धि व घाव भरने आदि के काम भी आते हैं। यानी ये इनके अंदर क्या होगा, विभाजन क्षमता जब आ जाती है तो ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं, वह घाव भरने, जैसे कभी पेड़ पौधे में कोई कट्ट वट्ट लग जाता है तो क्या होता है, ये उसको सही कर देते हैं। अधिक जल सोख कर स्फीति रहने के कारण इनकी कोशिकाएं कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। और इनके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादातर ये क्या कार्य करते हैं, यानी कि पानी को ये सोख लेते हैं और स्फीति बनाए रखते हैं पेड़ पौधों में, यानी कि कोमलता, जो कोमल भाग है उनके अंदर स्फीति बनाए रहते हैं। मृदुतक जल और खाद्य पदार्थों के अनुप्रस्थ स्थानांतरण में सहायता करते हैं। तो ये जो बच्चों कार्य है, ये है मृदुतक के कार्य। बच्चों यहाँ तक जो है आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत आई हो बच्चों किसी भी पादप कोशिका में, पादप ऊतक में, तो आप ग्रुप में डाल के पूछें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।